मुंबई का एक शर्मीला सा लड़का जो अपना नाम तक नहीं बोल पाता था। कोई पूछ लेता नाम क्या है तो जुबान तालू से लग जाती। मेरा नाम बस यही कहकर रुक जाता। ये महज हकलाहट नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी। वो जुबान जो उसके अपने मुंह में थी वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन वही सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। 16 साल आगे चलते हैं। सन 2007 मुंबई के एक मैदान में लाखों लोग जमा हैं, मगर पिन ड्रॉप साइलेंस है। सबकी निगाहें एक तरफ हैं, सबके कान उसी की आवाज को गौर से सुन रहे हैं। किसकी आवाज? उसकी जो ठीक से अपना नाम नहीं बता पाता था, ज़ करके रुक जाता था, नजरें चुरा लेता था, शर्मा जाता था। मगर आज वही ऐसे चढ़ चढ़ कर बोल रहा है जैसे कभी कोई मसला था ही नहीं। न हाथ में कोई पर्ची, न सामने कोई प्रॉम्प्टर, मगर कुरान हवालों के साथ ऐसे सुना रहा है जैसे बचपन से याद कर रहा हो। It is the truth from Almighty God. बल्कि बाइबल, तौरात और हिंदुओं की किताब गीता के चैप्टर भी हरफ ब हरफ याद हैं, जैसे कोई इंसान कहीं मशीन बोल रही हो। Chapter number 14, verse number 16. तो आखिर कौन है ये शख्स? वो डॉक्टर जिसने कभी किसी मरीज का दिल नहीं खोला मगर लाखों दिलों का शक चीर कर रख दिया। वो आलिम जिसने कभी मौलवी जैसा लिबास नहीं पहना मगर कईयों को मुसलमान कर दिया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिस पर उसके अपने मुल्क में जमीन तंग कर दी गई। बरतानिया ने दरवाजा बंद कर दिया, कनाडा ने पाबंदी लगा दी, भारत ने जिला वतन कर दिया, मगर उसकी आवाज कोई सरहद, कोई वारंट, कोई हुकूमत रोक ना पाई। एक तरफ मुसलमानों को मार पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते तो दूसरी तरफ उस शख्स को सुनकर हिंदू दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह बोल उठते। La ilaha illallah. मोहम्मद रसूल अल्लाह। कौन है ये शख्स जो किसी के सामने अपना नाम भी नहीं ले पाता था? आज महफिल महफिल उसी के नाम का तस्करा है। जो 4 लोगों में भी हकला जाता था, आज करोड़ों गैर मुस्लिमों के दरमियान वही अल्लाह का जिक्र करता है। वो है पेशे से डॉक्टर, काम का जाकिर, नियत का नायक, the one and only Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik was conferred the prestigious King Faisal International Prize for Service to Islam for the year 2015. It's an honor and a great pleasure. आज मैं आपको उस डॉक्टर जाकिर नायक से मिलवाऊंगा जिनको आपने न भारत के मैदानों में स्पीच में सुना होगा, ना ही पीस टीवी पर देखा होगा। वो जाकिर नायक जिसकी कहानी आज तक किसी को नहीं मालूम। वो हैरान कुन हकीकत डिकोड करूंगा जिससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आप और मैं दोनों ही सोचते थे कि भाई आखिर ये साहब इतना सब कुछ मेमोराइज कर कैसे लेते हैं, दिमाग है या कंप्यूटर? तो चलिए मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो में जाकिर नायक का ऐसा राज फाश करूंगा जो सुनने के बाद आप भी जाकिर नायक की तरह सब मेमोराइज करने के काबिल हो जाएंगे। मगर उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू तो ये है कि हकलाता शर्माता जाकिर आखिर कैसे इतने बड़े मंच का हीरो बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट, इतनी जबरदस्त कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, सब्सक्राइब के लिए हर वीडियो में बोलना पड़ेगा क्या? कहानी शुरू होती है मुंबई से। एक ऐसा घराना जिसे लोग मॉडर्न कहते थे। वालिदा का नाम रोशन नायक। एक ऐसी माँ जो चाहती थी कि उनका घर मजबूत हो, बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। मगर अपने बेटे जाकिर के लिए उनका ख्वाब बहुत ही खास था। वो चाहती थी कि जाकिर सिर्फ डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर क्रिस्टियान बार्नर्ड बने। वो लेजेंडरी सर्जन जिन्होंने 1967 में दुनिया का पहला कामयाब दिल का ट्रांसप्लांट किया था। जाकिर ने माँ का ये ख्वाब पूरा करने के लिए जान लगा दी। मुंबई के मशहूर टोपी वाला मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और जब गले में स्टेथोस्कोप आ गया तो लगा सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन फिर आया दिसंबर 1987। कहानी में वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। जाकिर मेडिकल के दूसरे साल में थे जब उनकी मुलाकात साउथ अफ्रीका के मशहूर मुबल्लिग शेख अहमद दीदात से हुई। दीदात का मनाजरे का अंदाज
उनकी मालूमात, ईसाई मशीनरीज के सामने उनका एतमाद, जाकिर ये सब देखकर उनका गर्विदा हो गया। I only want to ask you one question on what you said. Did you read the Bible properly? In all humility, I can only claim in humility that I think I did read the Bible properly. जो जाकिर दिलों का सर्जन बनने निकला था, अब उसका अपना दिल कहीं और अटक गया। फिर एक दिन हिम्मत करके मां से वो सवाल पूछ ही लिया, वो सवाल जिसने किस्मत का फैसला करना था। अम्मी, आप मुझे डॉक्टर क्रिस्टियान बार्नट बनाना चाहती हैं या शेख अहमद दीदात? एक आम माँ होती तो क्या कहती? यही कि पहले डॉक्टर बनो, पैसे कमाओ, फिर जो दिल में आए कर लेना। मगर रोशन नायक के जवाब ने सब बदल दिया। मैं एक अहमद दीदात के लिए 1000 डॉक्टर बर्नार्ड कुर्बान कर सकती हूँ। इस एक जुमले ने जाकिर के अंदर आग लगा दी। Who is Israel? Who is Israel? I'm asking you, who is Israel? Jacob. Huh? Hazrat Yaqub alayhi salam. When you talk to your class, you say, who is Israel? Say, Hazrat Yaqub alayhi salam. We used to speak with respect. Hazrat Yaqub alayhi salam. Give me that. So he gives it to you. Then you read it. Don't be shy. If there are women there, don't care a damn. This is the book, they want to push it down your throat. They want to steal your iman. अब वो अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ करना चाहता था, मगर मसला वही था, वही पुराना मसला। लोगों से बात कैसे करे, वही स्टेज का खौफ, वही हकलाहट। और फिर आया साल 1991, इतवार का दिन। एक लेक्चर के दौरान अचानक जाकिर के दोस्त ने कहा, जाओ स्टेज पर जाकर सवाल जवाब का सेशन करो। ये सुनते ही जाकिर के पसीने छूट गए, मगर वो कांपता हुआ माइक तक पहुंचा। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जैसे ही उसने माइक थामा और दीन का दिफा शुरू किया, एक मौजज़ा हो गया। उसकी हकलाहट ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। वो खुद हैरान था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसे बात समझ आ गई। आम गुफ्तगू में उसका जहन रुक जाता था, लेकिन जब वो किसी मकसद के लिए पूरे यकीन से माइक पर बोलता तो जुबान में एक नाकाबिले यकीन रवानी आ जाती। और यहीं खुलता है वो राज कि जो जुबान कोशिश करने पर भी उसकी एक ना सुनती थी, वही जुबान मकसद मिलते ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। मगर रुकिए, रवानी तो आ गई, लेकिन वो हैरान कर देने वाली याददाश्त कहां से आई? बगैर किताब देखे हजारों हवाले, चैप्टर और आयत नंबर, ये सब कैसे था? लोग कहते थे कि उनके पास कोई जादुई फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन जानते हैं खुद जाकिर नायक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना मेरे पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी है, ना मैं कोई सुपर ह्यूमन हूं। इस याददाश्त के पीछे 3 चीजें हैं: अल्लाह की मदद, अनथक मेहनत और जदीद साइंसी तरीके। With Allah's help. Second is struggling and striving. And third is technique. There are various techniques for memory which you get when you do MBA courses, which is called as mapping and all the others. And believe me, all these techniques have got limitations. The best is the help of Allah. तो आज वो फॉर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूं। सिर्फ 3 स्टेप जिससे आप भी अपनी मेमोरी अच्छी कर सकते हैं। मालूमात को अंधाधुंध रटने के बजाय दिमाग में कंप्यूटर की तरह फोल्डर बनाइए, जो जाकिर भी करते हैं। एक बात को दूसरी से जोड़िए। माहिरीन इसे कॉग्निटिव मैपिंग कहते हैं। फायदा ये कि एक याद खुद ब खुद दूसरी याद को खींच लाती है। सेकंड स्टेप, इसमें यह होता है कि जब हम कुछ याद करते हैं तो दिमाग उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख लेता है और चंद दिन में भूल जाता है। तो ट्रिक ये है कि नया हवाला याद करें तो उसे छोड़िए मत। तकरीबन 20 मिनट बाद दोहराइए और फिर 2 घंटे बाद और फिर अगले दिन। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। बार बार दोहराने से वो मालूमात दिमाग की हार्ड ड्राइव में पक्की हो जाती है। और जाकिर यही करते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ। थर्ड स्टेप, जाकिर नायक एक आम तकरीर में तकरीबन 150 मजहबी किताबों के हवाले देते हैं, मगर वो खुद मानते हैं कि अगर स्टेज पर जाने से पहले इन हवालों को ना दोहराएं तो एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है। I don't consider myself that I've got photogenic memory. What I do is I strive. I have to keep on revising. I know that if this lecture has about 100-150 quotations from Quran and Hadith, if I don't revise, maybe I may say 90%. If I revise, I may be able to say 99%. So before every lecture, I try and revise as much as possible so that it is closer to the accuracy.
इसीलिए जब बाहर लाखों की जुबान पर उनका नाम होता है तो पर्दे के पीछे वो खामोशी से अपने नोट्स दोहरा रहे होते हैं, बिल्कुल उस सर्जन की तरह जो ऑपरेशन से पहले अपने औजार 100 बार चेक करता है। तो याद रखिए, उनकी ये जबरदस्त मेमोरी कोई जादू नहीं, आप भी कर सकते हैं। दिमाग में फोल्डर बनाइए, वक्फे से दोहराइए और दोहराना मत छोड़िए, लेकिन उसकी कीमत होती है, और वो ये है, बताया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नायक दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं। I used to sleep on an average of 3 to 3.5 hours, sometimes even 2 hours, 2.5 hours, sometimes 4 hours, 4.5 hours, on average 3 to 3.5 hours. और 16-17 घंटे काम करते हैं। खाना 20 मिनट में खाते हैं और इन 20 मिनट में भी सामने रिसर्च पेपर रखे होते हैं। यानी टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन। मगर हाँ, ये फॉर्मूला मैंने आपको तो दे दिया, मगर वो लोग जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, लगता है उनकी याददाश्त को जरा रिपीटिशन की जरूरत है। और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरा दबाइए ताकि पता चले कि आपको याद रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ये सब याद रख कर वो करते क्या थे। यहाँ जाकिर नायक ने एक अलग ही रास्ता चुना। जनरली हमारे यहाँ महफिलों का मतलब होता है कि जज्बाती तकरीर, रुला देने वाले अल्फाज और रोते हुए सामाईन। मगर जाकिर नायक ने कहा, मेरे सामने जज्बात मत लाओ, मेरे सामने डेटा लाओ, मंतक लाओ। उनका स्टेज भी एक क्लिनिक की तरह चलता था। सवाल करने की उलझन को डॉक्टर की तरह डायग्नोस करते और हवालों के साथ एक परफेक्ट नुस्खा हाथ में थमा देते। इसी में उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका के शहर शिकागो में सामने थे अमेरिका के मशहूर क्रिश्चियन मिशनरी और खुद एक मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल। मौजू था कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। डॉक्टर कैम्पबेल ने लिसानियत पर बहस छेड़ दी, पुरानी और नई डिक्शनरी का हवाला दिया और साबित करने की कोशिश की कि वक्त के साथ अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। इसलिए आज की मॉडर्न साइंस को पुरानी मजहबी किताबों पर लागू नहीं किया जा सकता। बहस बहुत ही इल्मी और पेचीदा हो चुकी थी। हॉल में बैठे लोग सोच रहे थे कि जाकिर नायक इस फलसफे का क्या जवाब देंगे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने लिसानियत को उठाकर साइड पर रखा और सीधा रियाजी और साइंस पर आ गए। कोई जज्बाती बात नहीं की, बस फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक रख दी। उन्होंने बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया उठाया और फिर स्टेज पर खड़े खड़े कैलकुलेशन शुरू कर दी। बाइबल के मुताबिक कश्ती की लंबाई 300 क्यूबिट, चौड़ाई 50 क्यूबिट और ऊंचाई 30 क्यूबिट थी। 1 क्यूबिट तकरीबन 1.5 फीट का होता है। और फिर उन्होंने 3 मंजिलों को मिलाकर पूरी कश्ती का एरिया निकालकर सामने रख दिया, 1,01,250 स्क्वायर फीट। और फिर सवाल पूछा जिसका जवाब डॉक्टर कैम्पबेल के पास नहीं था। डॉक्टर कैम्पबेल, मुझे साइंस और मंतकी तौर पर समझाएं कि इस 1,01,000 स्क्वायर फीट की जगह पर दुनिया के लाखों जानवर और जोड़े, उनका 40 दिन का खाना कैसे आ सकता है। और फिर उन्होंने अपनी असल दलील सामने रखी। And after a logical explanation is given to you, not a single person will be able to prove a single verse of the Quran in conflict with established modern science. इस एक डिबेट ने जाकिर नायक को रातों रात पूरी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंडर बना दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 21 जनवरी 2006 बेंगलोर का पैलेस ग्राउंड, सामने 50,000 लोगों का मजमा और स्टेज पर उनके सामने भारत के बड़े हिंदू रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर। मौजू था हिंदुइज्म और इस्लाम में खुदा का तसव्वुर। जाकिर नायक ने एक के बाद एक हिंदू मजहबी किताबों के हवाले दिए और यह साबित करने की कोशिश की कि बुनियाद एक ही खुदा पर है। मगर इस मनाजरे के बाद उन्हें एक बात शिद्दत से महसूस हुई, ग्राउंड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें चंद हजार लोग ही आ सकते हैं और उन्हें तो पूरी दुनिया के जहनों तक पहुंचना है। इसी सोच के साथ सन 2006 में उन्होंने दुबई से एक टीवी चैनल लॉन्च किया, नाम था पीस टीवी। देखते ही देखते इसकी व्यूअरशिप करोड़ों तक पहुंच गई। डॉक्टर जाकिर नायक अब मुस्लिम दुनिया का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा बन चुके थे। मगर कोई था जो उनका ये राइज बड़ी ही गौर से देख रहा था, खुद उनके उस्ताद शेख अहमद दीदात। दीदात ने तो बरसों पहले उन्हें एक खिताब दे दिया था, दीदात प्लस,
यानी दिदात से भी आगे। और फिर वो जुमला जो किसी भी मेडल से बड़ा था। दिदात ने कहा, मेरे बेटे, जो काम तुमने 4 साल में कर दिखाया वो करने में मुझे 40 साल लग गए। और जाकिर नायक का जवाब था, यह आप ही के 40 साल की मेहनत थी जिसने ये काम मुमकिन बनाया। और फिर आया सन 2015। जाकिर नायक को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा एजाज मिला, किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज बराए खिदमत इस्लाम। वो अवार्ड जिसे मुस्लिम दुनिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। जानते हैं अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? पाकिस्तान के मौलाना मौदूदी को सन 1979 में। और एक खूबसूरत इत्तेफाक, यही अवार्ड उनके उस्ताद अहमद दीदात ने भी जीता था 1986 में। यानी उस्ताद और शागिर्द दोनों एक ही एजाज के हकदार ठहरे। और इस अवार्ड के साथ मिलने वाली रकम जानते हैं कितनी थी? तकरीबन $2 लाख। मगर जाकिर नायक ने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, पूरी रकम पीस टीवी के लिए वक्फ कर दी। मगर उनके इसी राइज के साथ शुरू हुआ जाकिर नायक का फॉल। जानते हैं ना, जिंदगी की लकीर कभी सीधी ऊपर नहीं जाती और ना ही सीधी नीचे आती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और यही जिंदगी है, जब ये लकीर सीधी हो जाती है तो जिंदगी खत्म। जाकिर नायक की जिंदगी की लकीर ऊपर जाते हुए उस मकाम तक पहुंच गई थी कि अब उसका फॉल स्टार्ट था। 1 जुलाई सन 2016, ढाका का पोश इलाका गुलशन। 5 दहशतगर्द एक कैफे में घुस गए, लोगों को यरगमाल बनाया और तकरीबन 22 बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया, जिनमें 17 गैर मुल्की भी शामिल थे। पूरी दुनिया सकते में थी। और सबसे चौंका देने वाली बात, ये दहशतगर्द अनपढ़ नहीं थे, अच्छे घरों के पढ़े लिखे नौजवान थे। जब तफ्तीश हुई तो एक बात सामने आई जिसने भारतीय हुकूमत को बड़ा बहाना दे दिया। मुबैना तौर पर उनमें से किसी ने जाकिर नायक और पीस टीवी का मवाद देख रखा था। बस फिर क्या, भारतीय एस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही उनकी मकबूलियत से परेशान थी। फौरन क्रैकडाउन शुरू हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरकत में आई। उन पर नौजवानों को रेडिकलाइज करने का इल्जाम लगा। उनकी तंजीम और पीस टीवी पर पाबंदी लगी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी। जाकिर नायक ने ये तमाम इल्जाम सख्ती से मुस्तरद किए। उनका कहना था कि मैंने कानून नहीं तोड़ा, मेरे बयानात सयाक व सबाक से हटकर पेश किए जाते हैं, बल्कि मेरी वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करके डॉक्टर्ड क्लिप्स चलाए जाते हैं। और यहां एक बात नोट करने की है, भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस निकलवाने की कोशिश की, मगर नाकाफी सबूत की बुनियाद पर यह दरखास्त 3 बार मुस्तरद हुई और फिर भी उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया गया। और वो शख्स जो मुंबई में लाखों से खिताब करता था, रातों रात जिला वतन होकर मलेशिया चला गया। लेकिन क्या सिर्फ भारत ही उनके पीछे पड़ा था? नहीं, यहां ईमानदारी से एक बात कहनी है, कुछ गलतियां खुद जाकिर नायक की भी थी। उनकी एक आदत थी हर बात को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना और कभी कभी खतरनाक हद तक मुतनाज़ा बयान देना। उसामा बिन लादेन के बारे में मुबहम बात या वो जुमला जिसे सियाक व सबाक से काट कर यूं पेश किया गया कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, जबकि उनके बकौल उनकी मुराद थी कि चोरों और डाकुओं के लिए खौफ की अलामत बनना। लेकिन दूसरी जानिब मुखालिफिन कहते थे कि यह अल्फाज उनका खेल था, मगर मगरिबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए जो सीधी बात का टेढ़ा मतलब निकालती हैं, ये पका पकाया हलवा था। नतीजा 2010 में बर्तानिया और कनाडा ने एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाकर उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी और आखिरी पनाहगाह मलेशिया में भी ये आदत ना गई। 2019 में उन्होंने मुल्क में रहने वाले चीनी निजात शहरियों को मेहमान कह दिया और हिंदुओं के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की जो मुतनाज़ा समझी गई। रिएक्शन इतना शदीद था कि मलेशियन हुकूमत को कुछ अरसे के लिए उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगाना पड़ी। लेकिन आपने एक बात पर गौर किया, वही भारत जहां आलमी इंसानी हुकूक के इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ गाय ले जाने के शुबे में दहशतगर्द हिंदू तंजीमों का हुजूम मुसलमानों को मारता रहा है। तबरेज अंसारी को खंबे से बांधकर घंटों पीटा गया और मरते दम तक जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पहलू खान हो या ऐसे अनगिनत नाम,
जिन का कसूर सिर्फ उनका मजहब था यानी इस्लाम। मगर उसी मुल्क में यानी इंडिया में एक शख्स खुलेआम मैदानों में लाखों के सामने हिंदुओं की अपनी किताबों के हवाले देकर गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देता रहा और उसके इज्तिमाआत में कई लोग इस्लाम कबूल करते रहे। जहां एक आम मुसलमान महज शुबे पर मारा जा रहा था, वहां जाकिर नायक के बड़े बड़े मजमों में किसी की मजाल नहीं थी कि बदतमीजी भी कर लेता। नारंगी कपड़े पहनकर खंजर और लाठियां उठाकर हमले तो दूर की बात थी, लेकिन हाँ, जाकिर नायक के खिलाफ जो हथियार उठाया गया वो किसी हुजूम ने नहीं, भारतीय रियासत ने उठाया। पाबंदियां, जब्तगियां, वारंट। और यही इस पूरे किस्से का सबसे सर्द और सबसे अहम पहलू है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर मुसलमान मुकर्रर एक डॉक्टरेट क्लिप और कटे हुए जुमले की मंतक पर जिला वतन हो जाता है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये उस निजाम की कहानी है जहां मीडिया का तोड़ मरोड़, रियासती इस्लामोफोबिया और खुद एक मुकर्रर की शेड्स में बात ना करने की जिद, तीनों मिलकर एक आवाज को खामोश करने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, आप एक इंसान को बैन कर सकते हैं, उसके दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसके नजरिए को, उसकी मंतक को नहीं रोक सकते। जाकिर नायक की विरासत ऐसी है जिसे उनके बदतरीन नाकिद भी झुठला नहीं सकते, और वो है इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस, फिक्री एतमाद। जरा 90 की दहाई याद करें, जब मगरबी मीडिया पर सेक्युलरिज्म और इस्लामोफोबिया का तूफान था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला सूट टाई वाला मॉडर्न मुसलमान नौजवान एक शदीद कंफ्यूजन का शिकार था। साइंस, इर्तिका या मजहब पर सवाल आता तो उसके पास जवाब ना होता, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त रिवायती मौलाना हजरात के पास मॉडर्न साइंस का जवाब ही नहीं था उस दौर में। और ठीक उसी वक्त एक डॉक्टर सूट और टाई में स्टेज पर नमूदार होता है, जो कंफ्यूज नौजवानों से कहता है, तुम्हें अपने मजहब के बारे में माजरत खाना होने की जरूरत नहीं। उसने सिखाया कि मजहब को सिर्फ मदरसे की चटाई पर नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के डाइस पर खड़े होकर, आंख में आंख डालकर, डेटा और मंतक के साथ भी बयान किया जा सकता है। उसने तकाबुल अदियान को किताबों से निकालकर आम लोगों के ड्राइंग रूम और टीवी स्क्रीन तक पहुंचा दिया। दुनिया ने उसकी खिदमत को तस्लीम भी किया। कई बरस वो दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल रहे। लेकिन हाँ, नाक़िदीन कहते हैं कि वो पेचीदा चीजों को हद से ज्यादा सादा कर देते हैं और कभी कभी तकसीम को हवा देते हैं। खैर, वापस चलते हैं उस सवाल पर जिससे हमने आगाज किया था। वो जुबान जो कभी उसके लिए प्रॉब्लम थी, उसकी ताकत कैसे बनी। एक लम्हे के लिए खुद उस हकलाते हुए लड़के की जगह खुद को रखकर सोचिए, कितना एहसास कमतरी होगी उसमें, कितनी मायूसी होगी। मगर उसने हार नहीं मानी, उसने कमजोरी को अपनी तकदीर नहीं बनने दिया। जिस जबान ने उसे सारी उम्र धोखा दिया, उसी को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और शायद यही इस कहानी का असल पैगाम है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी अगर किसी मकसद से जुड़ जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये बात हमेशा याद रखिए, टैलेंट कभी डिसिप्लिन और मेहनत को हरा नहीं सकता। फाइनल वर्ड्स, जाकिर नायक से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके मुतनाज़ा बयानात पर, उनके अंदाज पर, अदब पर, एहतराम पर, मगर उनकी कहानी में सबके लिए कुछ ना कुछ लेसन जरूर है।